Hello everyone. I am Asa Suryavanshi and we are here to discuss class 9th new NCERT exploration book से Journey Inside the Atom के in text questions. So जैसे आप सब जानते हैं न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है, एक्सप्लोरेशन आ चुकी है और नए चैप्टर के साथ आ गए हैं नए क्वेश्चंस. अब इस बार एनसीईआरटी ने गेम पलट दिया है, गेम खेल दिया है क्योंकि सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं है. कुछ ना कुछ इगड़म तिगड़म बैठ रही है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा. तो इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस ही इस बार इतने सारे हैं और इतने दिमाग लगाने वाले हैं. एंड स्पेशली जर्नी इनसाइड द एटम में कम से कम 18 क्वेश्चंस हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को अच्छे से करें. एक्सरसाइज क्वेश्चन की मैंने लाइव ले ली थी, तो आज हम इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जर्नी इनसाइड द एटम. आई वांट कि जैसे कोई क्वेश्चन आता है आप वीडियो पॉज करें और अपना आंसर दो यार, क्या आने वाला है. एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगी ताकि यू कैन प्रैक्टिस बाय योर ओन सेल्फ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले यार इंटेक्स्ट क्वेश्चन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट्स गेट स्टार्टेड. सपोज यू मेड योर ओन एटम एज थॉमसन डिस्क्राइब्ड यूजिंग क्ले फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल बीट्स फॉर द इलेक्ट्रॉन स्प्रेड थ्रू आउट इट. अच्छा, अब तुम कह रहे हैं जैसे भाई थॉमसन जी ने अपना वाटरमेलन मॉडल दिया था या फिर मैं कहूँ प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, वैसे तुमने एक मॉडल लिया है जिसमें तुमने क्ले लिया है और क्ले जो है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है. क्ले का पूरा मॉडल जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के छोटे छोटे बीट्स तुमने एम्बेड कर दिए है. अब यहाँ पे छोटे छोटे बीट्स तुमने इलेक्ट्रॉन के एम्बेड कर दिए हैं, ठीक है. अब व्हाट विल हैपन इफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द क्ले इज लेसर देन द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द बीट्स. अब ये सिंपल सा पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम है. जरा सोचो, अगर पॉजिटिव चार्ज कम है और नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो ओवरऑल एटम क्या हो जाएगा. जनरली क्या होता है, एटम न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है. लेकिन यहाँ तो गेम खेल दिया है, इन्होंने कहा जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है. तो हम कह सकते हैं इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवरऑल एटम इलेक्ट्रिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं नेगेटिव हो जाएगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा, ओवरऑल एटम नेगेटिव हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बाय मिस्टेक, अब तुमने एक मिस्टेक कर दी है, क्या मिस्टेक करी है चलो देखते हैं. मिस्टेक हम कर रहे हैं, बताइए हम को रहे हैं. चलो, द क्ले इटसेल्फ कैरीज अ बिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. अब वो कह रहे हैं क्ले के अंदर ही नेगेटिव चार्ज है. वुड योर मॉडल रिप्रेजेंट अ न्यूट्रल एटम. फिर भी न्यूट्रल करेगा क्या. देखो यार, नेगेटिव तो हमारे बीट्स भी थे और ऊपर से नेगेटिव बीट्स भी थे. तुमने क्या कहा, नेगेटिव क्ले भी है, तो भाई हमारा तो ये बहुत तगड़ा नेगेटिव एटम बन जाएगा. इट वोंट बी न्यूट्रल. न्यूट्रल कहां बचा भाई, बीट्स भी नेगेटिव थे. अब तुम कह रहे हो जो पॉजिटिव चार्ज क्ले है इसमें भी गलती से तुमने नेगेटिव चार्ज मिक्स कर दिया है, तो भाई ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल एक तरीके से हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज रहेगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा. राइट, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. लेट्स मूव. ओके, ये पूरा एक्सप्लेनेशन अब आपको एक्सप्लेन कैसे करना है वो भी मैंने तरीका लिख दिया है ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए खुद से, राइट, राइटिंग स्किल्स को अपनी. चलिए, could an orange or lemon which also contains seed inside the salt pulp will be a good comparison. In what ways does it match Thomson idea? अच्छा जी, चलो देखते हैं. तो अगर हम देखें यार अपना ऑरेंज भाई या फिर लेमन भाई, है ना, तो जब हम ऑरेंज देखते हैं तो हम कह सकते हैं भाई जो इसका मेजर पल्प है ना, जो ये पूरे में पल्प है पूरा, किसी और कलर से करते हैं इसको, ला 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 ला, चलो इतना गंदा फील हो रहा है ना. ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आज अपनी सारी ड्राइंग स्किल बेटा इसी क्लास में दिखा दूं तुम लोगों को. ठीक है ठीक है, चलो इतना मान लेते हैं. तो बेटा क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो पूरा ऑरेंज है या लेमन ले लो, इसका पल्प हम पॉजिटिव स्फेयर कंसिडर कर सकते हैं. पूरा जो ये स्फेयर है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो इसका मेन पल्प होता है. और जो बेटा इसमें यहाँ पे सीड्स हैं, है ना, इसके सीड्स भी ड्रॉ कर लेते हैं. जो बेटा ये सीड्स हैं, ये जो सीड्स हैं, ये सीड्स को क्या मैं कह सकती हूँ कि ये भाई नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं. जो सीड्स है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम कर सकते हैं. क्या मैं कह सकती हूँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स.
तो यस इट कैन बी अ मॉडल, जैसे थॉमसन भाई का वाटरमेलन मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल था, सिमिलरली हमारा ये लेमन का या ऑरेंज का भी मॉडल हो सकता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पल्प हो गया और नेगेटिव चार्ज सीड्स हो गए। ठीक है भाई, चलिए, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Thomson conclude that electrons are present in all atoms? भाई थॉमसन ने कैसे कहा कि इलेक्ट्रॉन सारे एटम में होते हैं? अब भाई जो इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, अब वो एक्सपेरिमेंट में रिगार्डलेस कि भाई कौन सी गैस यूज करी है, रिगार्डलेस भाई कौन सी गैस यूज कर रहे हैं वो भाई, regardless of the gas used, या फिर भाई कौन से मटेरियल उनका उन्होंने इलेक्ट्रोड लिया है, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था भाई, कोई सी भी गैस ले लो, कोई सा भी मटेरियल ले लो, इलेक्ट्रोड से सेम रिजल्ट आ रहा था, यानी कि सेम आपको नेगेटिव चार्ज की बीम दिख रही थी, नेगेटिव चार्ज की बीम दिख रही थी निकलते हुए, कैथोड से एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आपको दिख रहे थे, नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स आपको दिखे, तो कहने का सिंपल से मतलब है चाहे कोई भी एटम हो, रिजल्ट यही होगा कि उसके पास कुछ नेगेटिवली चार्ज चीजें हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ द गैस यूज्ड एंड द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ही गॉट द सेम रिजल्ट, दैट इज कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं, राइट? तो यही बात कहना चाह रहे थे मिस्टर थॉमसन जी। सो because cathode ray were produced from the different material and gases, yes they always contain the same negative charge particles, same negative charge particles थे। चले आगे, all right, अच्छा मैं साइड हो रही हूँ जान के ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले पाए, काफी बच्चे बोलते हैं कि मैम थोड़ा साइड हो जाया करो, हमें स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, तो आई एम मेकिंग श्योर कि यू आर गेटिंग टाइम फॉर दैट, ठीक है? What do you think would happen if alpha particles were replaced by negatively charged particle in Rutherford Goldfield experiment? अब जो रदरफोर्ड भाई जी का जो गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट था, उसमें आपने क्या रिप्लेस किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आते थे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, है ना, ये तो आपको पता है। अब इन्होंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, है ना, इसको रिप्लेस कर दिया, और इसको किससे रिप्लेस किया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से, ओके। अब जरा सोचना, अगर पहले ये जा रहा था हमारा, अब हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है, पहले क्या होता था यार, जरा सोचना, हमें इसके एक्सपेरिमेंट से पता क्या लगा था कि हमारे एटम में कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्मॉल येट हैवी, छोटा है लेकिन हैवी है, डेंस है, पॉजिटिवली चार्ज कुछ चीज है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला था, जो ये पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट कर देता है, ऐसे कुछ हो रहा था। अगर बेटा ये नेगेटिव चार्ज लेंगे और इसको जब फायर करेंगे टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल, तो क्या वो डिफ्लेक्ट होगा? बेटा यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपस में रिपेल करता है, इसलिए डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव तो आपस में अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन का केस ही नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं जैसे ही वो अल्फा पार्टिकल की जगह, पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल की जगह कुछ नेगेटिव पार्टिकल के साथ ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो रिजल्ट अलग आएगा, डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होता है, यहाँ तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, कहाँ से रिपेल होएगा, तो डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे यार, ठीक है? एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ ये चीज को लिखना कैसे है। तो इफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल, दे वुड बी रिपेल्ड by the negatively charged electrons and attracted towards the positively charged nucleus। तो जो पाथ है डिफ्लेक्टेड का वो अलग हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट? क्लियर है ये क्वेश्चन भी? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रदरफोर्ड ने क्या फाउंड किया है, few alpha particles bounce back sharply, how does this single surprising result completely rule out the Thomson plum pudding model? अच्छा जी, तो बेटा क्या देखा उन्होंने, अगेन वापस से आ गए कि उन्होंने जैसे अल्फा पार्टिकल मारे गोल्ड फॉइल पे अपने,
तो उन्होंने क्या पाया यार, उन्होंने व्हाट दे फाउंड कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। क्यों डिफ्लेक्ट हुए, ऐसा क्या हमें पता लगा यहाँ से? हमें ये पता लगा कि यार अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं मतलब कुछ तो बीच में, क्योंकि यार ये अल्फा पार्टिकल बहुत तेज से आ रहे हैं, बुलेट की स्पीड से आ रहे हैं लगभग, है ना, बहुत ही तेज आ रहे हैं, बहुत ही, अगर कुछ सामने प्रेजेंट है जो उसको रिपेल कर रहा है मतलब वो तो एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि भाई अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज थे, तो यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये कुछ हैवी होगा तभी इतना डिफ्लेक्शन शो कर पा रहा है। इट मस्ट बी हैवी। और यार ऐसा नहीं था कि सारी ही अल्फा पार्टिकल्स की जो पार्टिकल्स थे वो वापस आ रहे थे, क्योंकि ज्यादा तो हमने देखा कि वो सामने क्रॉस करके सामने चले जा रहे थे। और सामने जा रहे थे का क्या मतलब है कि भाई ज्यादातर तो एटम एम्प्टी है, तभी तो सामने पास होके चले गए ना, तभी तो एम्प्टी था इसलिए तो तभी सामने चले गए। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कुछ ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत ही कम ही है जो वापस जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ तो चीज है जो बहुत छोटी है क्योंकि बहुत कम हो रहे हैं, तो इट मस्ट बी स्मॉल। हैवी पता लग गया। एंड बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज होने चाहिए क्योंकि तभी डिफ्लेक्ट होएगा, राइट, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करता है। और थॉमसन जी तो कह रहे थे भैया पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, अगर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता तो कैसे रिजल्ट आता, कैसे डिफ्लेक्शन आती, है ना। तो यहां से रूल आउट हो गया क्लियरली कि जो थॉमसन मॉडल था वो गलत था, राइट। तो यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन है, एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक शार्पली मीनिंग दे एनकाउंटर, उन्होंने क्या एनकाउंटर किया होगा, एक छोटा सा डेंस हैवी पॉजिटिवली चार्ज रीजन जो उसको रिपेल कर रहा है ना। और थॉमसन मॉडल तो क्या कह रहा था, पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है ना, तो इसकी वजह से बेटा ऐसा रिपल्शन तो नहीं हो पाता इतना तगड़े वाला, है ना। तो कह रहे पूरा सा हल्का हल्का सा है, जब बीच में कोई सॉलिड तगड़ी चीज है तभी वापस कर पाएगा। सोचो एक हाथी जैसी चीज जा रही है, तुमने सामने पेपर डाल दिया, हाथी अपनी सूंड ऐसे हिलाएगा और आगे चलता हुआ चला जाएगा। इमेजिन कोई चीज इतनी हैवी आ रही है, सामने से हैवी चीज आ रही है, तेज आ रही है, तो अगर वो वापस कर पा रही है तो सामने भी तुम्हें कुछ स्ट्रॉन्ग रखना होगा। मान लो तुमने मेटल का बहुत हट्टा कट्टा बॉल रख दिया, तभी हाथी बेटा टकरा के वापस जा पाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू कीप समथिंग स्ट्रॉन्ग देयर, ऐसा नहीं है पूरे में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा डाल दिए ना, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू कुड आस्क रदरफोर्ड वन क्वेश्चन अबाउट हिज वर्क व्हाट वुड इट बी। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क देना चाहती हूँ, भाई क्या क्वेश्चन पूछोगे कि भाई गोल्ड ही क्यों यूज किया, कोई और मटेरियल क्यों नहीं यूज किया। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन बनाइए और कमेंट सेक्शन में डालिए कि आप अपने रदरफोर्ड भाई जिंदा होते तो तुम क्या क्वेश्चन पूछते, तुम्हारे दिमाग में क्या अतरंगी क्वेश्चन आता, ये मुझे जानना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, असर्शन रीजन। अब यार असर्शन रीजन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रीजन बीइंग इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आपने इतने नहीं प्रैक्टिस करे हैं और इस साल से यार इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये ट्रिकी होते हैं, तो चलिए सॉल्व करिए। रदरफोर्ड जी ने कंक्लूड किया था कि ज्यादातर जो मास है वो एक छोटे रीजन में कंसंट्रेटेड है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो तब से मैं बोले भी जा रही हूँ आज की क्लास में भी। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। बिल्कुल सही बात है, तो थॉमसन का मॉडल ये कहता भी है कि भाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में, बिल्कुल सही बात है। बट क्या बेटा इन दोनों का आपस में कोई भी लेना देना है कहीं पे भी? क्या पहली स्टेटमेंट दूसरे को जस्टिफाई कर रही है? आंसर इज नो। तो हम इसका क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, है ना। क्यों है बी राइट? क्योंकि पहली स्टेटमेंट सही है कि भाई रदरफोर्ड जी ने कहा था बीच में छोटी सी चीज है जिसको हमने न्यूक्लियस कह रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज, और थॉमसन जी ने कहा था कि भाई नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में। तो दोनों बात सही है लेकिन इसका जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, डन। चलो अच्छा जी, मैं साइंटिस्ट बनना हूं यार, अपने आप को साइंटिस्ट बनाओ और आपको क्या करना है, आपने डिस्कवर कर दिया एक नया एलिमेंट। वाह वाह, ये तो मेरा बेटा हमेशा से वो था, जैसे गोल्जी भाई ने अपना गोल्जी एपरेटस नाम रख दिया था ना, ऐसे मेरा भी था कि आस्था एपरेटस या कुछ रखूं मैं। तो यहाँ मैंने एक एटम डिस्कवर कर, एक एलिमेंट डिस्कवर कर दिया है और इसको आपको अपने नाम के ऊपर नाम देना है। वाह वाह, जस्टिफाई दैट द सिंबल यू हैव चूजन फॉलोज द आयुपैक्ट रूल। तो आपको अपना बेटा एक नाम देना है उस एलिमेंट को,
तो बेटा मेरे नाम से अगर मेरे को नाम देना है तो मैं भी नाम दूंगी इसको एस्थियम। एस्थियम मैं नाम देना चाहती हूँ यार। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने एलिमेंट बनाओ, है ना। ये हमें मौका ही लोग दे रहे हैं तो क्यों, वैसे तो यार कोई मौका मिलता नहीं है कि हम अपने नाम पे कोई एलिमेंट को रख पाए, है ना। मेरे को तो यार अभी मिल नहीं रहा, हो सकता है आप साइंटिस्ट बन जाए, आपको डिस्कवर करे फ्यूचर में। तो अभी आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने नाम से यार बनाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम क्या रख रहे हो, ठीक है। अपने नाम से सबको लिखना है, अपने नाम से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो भाई आस्था का एलिमेंट है, दिस इज मी डूइंग, दिस इज नॉट यू डूइंग, है ना। तो जो भी आपका नाम है, अंजलि, रीता, प्रणव, राहुल, रोहन, जो भी आपका नाम है, आपको अपने नाम का एलिमेंट बनाना है और उसका सिंबल भी देना है। आप देखो आयुपेक रूल के हिसाब से मैं इसका सिंबल पहले 2 लेटर उठा सकती हूँ, या तो सिर्फ पहला लेटर ले सकते हैं या पहले 2 ले सकते हैं, या मैं पहला और कोई और लेटर ले सकती हूँ। पहला लेट से मैंने थर्ड ले लिया तो मैं यहाँ पे सिंपली पहला लूंगी और सेकेंड लेटर लूंगी। और रूल क्या कहता है यार, पहला लेटर कैपिटल होगा और सेकेंड लेटर स्मॉल होगा। तो भाई मैंने तो अपना सिंबल भी बना लिया है, आयुपैक रूल भी फॉलो कर लिया और नेम भी दे दिया है। आप अपना एलिमेंट का नाम, है ना, और उसका सिंबल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। देखते हैं क्या क्या अलग अलग सिंबल हमारे पास नए नए आ पाएंगे, ठीक है। चलो, ओके, व्हाट प्रॉब्लम वुड साइंटिस्ट अराइव इफ दे यूज डिफरेंट सिंबल्स फॉर द सेम एलिमेंट। अब यार कोई कह रहा है कि भाई, एक साइंटिस्ट कहता है कि भाई मैं ऑक्सीजन के लिए O यूज करूंगा, एक साइंटिस्ट आया कि भाई मैं तो ऑक्सीजन को ना X कहूंगा, एक कह रहा है भाई मैं तो Y कहूंगा। तो जब एक ही एलिमेंट के अलग अलग सिंबल होंगे तो कंफ्यूजन होगी, कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, आपस में वो कह रहे होंगे अच्छा एक्स ये काम करता है। अब दूसरा वाला साइंटिस्ट तो सोचता है एक्स तो यार क्या है, हम तो ऑक्सीजन को ओ कहते हैं। तो कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, आई वुड से कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो अगर अलग अलग सिंबल यूज कर रहे हैं, है ना, केमिकल फॉर्मूला जो बनाएंगे उसमें दिक्कत हो सकती है। एक कहेगा कि भाई ये मेटल ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है, एक कहेगा मेटल ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है, तो अलग अलग फॉर्मूलाज भी आएगा। उससे अल्टीमेटली स्टडी करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, रिसर्च करते वक्त दिक्कत आएगी, कंफ्यूजन आएगी। सो बेफालतू की चीज को अवॉइड करें, इसलिए हर एक एलिमेंट का बस एक ही सिंबल होगा। जैसे एस्थियम एलिमेंट का AS रख दिया है मैंने, ठीक है। If every scientist use different symbols for the same element, it would cause confusion हो जाएगी, कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, दिक्कतें आएंगी, मिस्टेक्स आएंगी, केमिकल फॉर्मूला लिखते हुए, इक्वेशंस को लिखते हुए, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हुए। तुम भी मान लो वो पढ़ रहे हो, तुम कहोगे भैया क्या है ये पढ़े या ये पढ़ेगे, सही है ये सही है, तो राइट, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन एंड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब बेटा जो काफी बच्चे कहते हैं मैम न्यूमेरिकल्स करवाओ, न्यूमेरिकल्स करवाओ, आ गए न्यूमेरिकल्स। एन एटम विद एन एटॉमिक नंबर 26। अच्छा, तो बेटा आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, Z दिया हुआ है 26, और बेटा 56 न्यूक्लियॉन्स दिए हुए हैं, 56 न्यूक्लियॉन्स दिए हुए हैं। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताने हैं। बेटा ये न्यूट्रॉन नहीं दिया हुआ, ये न्यूक्लियॉन दिया हुआ है, याद रखना। चलो अब शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो मेरे पास सीधा आंसर आ गया 26 और प्रोटॉन भी 26, 26। तो मेरे पास दो चीज तो रेडी है, बचा न्यूट्रॉन। अब देखो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपके पास कितने हैं, 26 है ना। न्यूट्रॉन आपको निकालने हैं और आपके पास न्यूक्लियॉन 56 है। तो 56 माइनस 26 इक्वल टू न्यूट्रॉन्स। तो ये कितना आ जाएगा, 30 न्यूट्रॉन्स। कहाँ है भाई न्यूट्रॉन, भाई ये रहा, क्या हुआ भाई, 30। क्लियर है यार, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन हेयर? ठीक है, समझ आ गया कैसे करा है हमने यार ये क्वेश्चन। मैं साइड हट गई हूँ, इन केस यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा, ठीक है।
चलो, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स 20 प्रोटॉन। चलो अब इसको देखते हैं, प्रोटॉन कितने हैं? 20। ओके फाइन, इतनी बात डन है। इफ द मास नंबर इज 41, मेरा रिक्वेस्ट है जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करो, है ना, खुद सॉल्व करो, या इस वक्त वॉल्यूम कम कर दो और खुद सॉल्व करो बिना देखे, एंड देन क्रॉस चेक करो कि आपका आंसर क्या है, मेरा आंसर क्या है, राइट। इस तरीके से आपकी भी प्रैक्टिस होगी, नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट, है ना। साथ में पॉज कर दो, वीडियो को पूरा देखो और वीडियो को फिर आगे करके आंसर चेक करो। चलो ठीक है, चलो प्रोटॉन दिया हुआ है 20, और अगर नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर, आप मेरे साथ पूरा सॉल्व करिए, राइट, देन यू बी हियर। ओके, प्रोटॉन्स 20 है, मास नंबर 44 है। ओके 44 नहीं 41 है, सॉरी। आपको न्यूट्रॉन बताने हैं, ठीक है भाई। देखो आपको पता है न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A-Z, है ना। जितने प्रोटॉन होते हैं बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि Z होता है। और मास नंबर यानी कि A तुम्हें दिया हुआ है, तो मैं सिंपली 41 माइनस 20 कर दूंगी यार, तो 1 और 2 21। क्या 21 आंसर आप सभी का आ रहा है न्यूट्रॉन का? तो दैट्स इट, यही क्वेश्चन था। आगे चलूं यार मैं, लेट्स मूव अहेड। चलो, एटम हैज 18 न्यूट्रॉन्स। चलो लिखते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 18 है। ओके, एटॉमिक नंबर 17 दिया हुआ है भाई साहब, एटॉमिक नंबर यानी कि बेटा Z दिया हुआ है आपको 17। आपको मास नंबर बताना है, चलिए देखते हैं क्या होगा। ठीक है, आपको पता है यार सिंपल सा फॉर्मूला A माइनस Z इक्वल टू M, है ना। तो A बेटा यहाँ पे क्या है? मास नंबर है, ये तो आपको निकालना है। Z कितना दिया हुआ है बेटा? 17 दिया हुआ है, और न्यूट्रॉन आपको 18 दिया हुआ है। तो N इक्वल टू 17 प्लस 18 इक्वल टू 35 आ जाएगा आपके पास आंसर, नॉट N। हाँ A आया ना बेटा, ये तो सॉरी, A इक्वल टू 35। क्लियर है यार? क्लियर है? A माइनस Z यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन वाला फॉर्मूला लगाया और मैंने आंसर पा लिया अपना, है ना। तो मास नंबर आ गया 35। यहाँ पे लिख दूंगी, अच्छा यहाँ पे मैंने A लिखा हुआ है, डन। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन भी आप सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटम, अच्छा ये 23A है, has 11 electrons, find the neutrons। अच्छा जी, आपको न्यूट्रॉन्स पता लगाने हैं, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब आपको बेटा क्लियरली बात है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिंपल सी बात है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे और उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, उतना ही एटॉमिक नंबर होगा विच इज गोइंग टू बी 11। ठीक है, और ये 23 यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा? तुम्हें मास नंबर दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है, तो सिंपली न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? A माइनस Z विच इज इक्वल टू 23 माइनस 11। 3 में से एक गया, एक और एक, सॉरी 2 ये देखिएगा 12 आ गया आंसर। ठीक है, डन। 12 इज द राइट आंसर फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स है बेटा ये, एक सेकेंड। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन भी? चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। आपको इलेक्ट्रॉन बताने आउटर मोस्ट शेल में। चलो देखते हैं, करते हैं सॉल्व एक एक करके। सबसे पहले कार्बन में आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 6, है ना बेटा। 12 यहाँ पे मास नंबर है, 6 एटॉमिक नंबर है। 12 मास नंबर, 6 एटॉमिक नंबर। वैसे फ्लोरीन में 19 मास नंबर, 9 एटॉमिक नंबर, राइट। क्लियर? तो आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 6, और बेटा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने प्रोटॉन्स होते हैं, यानी आपको दिया हुआ है बेटा एक तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स है।
अब इस 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेल में, KLM शेल में? भाई KLM शेल में आपने किया 2 और 4, है ना, 2 and 4, 6 हो गए बेटा। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं बेटा? 4। ये आउटर मोस्ट हो गया सबसे बाहर वाला, तो 4 इलेक्ट्रॉन आंसर होगा इन द आउटर मोस्ट शेल। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो आओ। यहाँ पे बेटा आपको क्या दिया हुआ है? एटॉमिक नंबर, जल्दी से बताओ। 9। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए 9 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए KLM शेल में, 2 and 7, है ना, 2 और 7 9 हो गए। और बेटा आउटर मोस्ट में कितने ही? आउटर मोस्ट हो गया तो 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको लास्ट लेकिन का ऐसे ही करके होमवर्क में डालना है कमेंट सेक्शन में। तो जो जो मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है यार उसको काम करना है तुम्हें, ठीक है? जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, यहाँ पे 14 दिया हुआ है, सेम जो हमने स्टाइल पहले दोनों पार्ट्स में लगाए, सेम आपको 14 से आंसर निकाल देना है, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दिख जाना चाहिए सारे बच्चों का, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ओके, write the electronic configuration of the elements having atomic number 12, 16 and 18। अच्छा चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखनी है जिसका एटॉमिक नंबर है आपका, पहले वाला पार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 12। बेटा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 12, है ना? और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, यानी आप जब आप इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को KLM शेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 8 10 हो गए, और आपको 2 और डालने होंगे। 282 आएगा कि नहीं? जल्दी से बताइए 282 आएगा कि नहीं? चलो सेकंड करते हैं। जब एटॉमिक नंबर बेटा आपको 16 दिया हुआ है तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स भी 16 हो गए। इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को जरा KLM शेल में डिस्ट्रीब्यूट करिए, 2 और 8 10 हो गए, बचा कितने? 6 बचे। तो बेटा क्या 286 आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या 286 आएगा कि नहीं बताइए? 286 आया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 18 के लिए, एटॉमिक नंबर 18। सेम बेटा जितने एटॉमिक नंबर है इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है? और इनको करिए 2 और 8 10 हो गए और बचे 8। 288 सिंपल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288। सिंपल सी बात है यार, इसमें कुछ टफ नहीं है ना? जो बात हम यहाँ देख रहे थे वही हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं, है ना? मोर और लेस सेम ही है इस बार, लेकिन हमें सीधा एटॉमिक नंबर दे दिया है। आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले और इलेक्ट्रॉन से आपने कॉन्फ़िगरेशन निकाली है। चलो भाई, अच्छा अब आपको एक रिडल सॉल्व करनी है। आई एम एन एटम विद मास नंबर 23। अच्छा अब एक एटम हो जिसका मास नंबर 23 है, फाइन, और बेटा 11 प्रोटॉन्स है, ओके फाइन। और क्या कह रहा है क्वेश्चन? सॉफ्ट मेटल हूं, विग्रसली रिएक्ट करता हूं पानी के साथ, और मैं कौन हूं? हु एम आई, एंड कितने न्यूट्रॉन्स हैं? अच्छा ठीक है। तो बेटा अगर 11 प्रोटॉन्स हैं उसका मतलब है 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है, और उसका मतलब है 11 ही एटॉमिक नंबर है, राइट? और बेटा 11 एटॉमिक नंबर आइडेंटिटी होती है एलिमेंट की, यानी बेटा किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं, सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं? और बेटा अगर आपको यहां से न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो आप क्या निकाल सकते हैं? A माइनस जी वाला फॉर्मूला लगा के, है ना? तो A माइनस सी इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। A बोले तो आपको मास नंबर 23 दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 11 है, 12 आंसर आ गया, 12, राइट? तो आपने दोनों ही पार्ट कर लिए, कौन हूं मैं? सोडियम हूं, और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, क्लियर? चलो जी, 2 different atoms have 11 protons। अच्छा बेटा एक एटम लेट्स से मैंने कहा X है और एक Y है, दोनों के पास ही 11 प्रोटॉन्स हैं, फाइन, 11 चलो। लेकिन बेटा एक के पास 12 न्यूट्रॉन है और दूसरे के पास 13 न्यूट्रॉन है,
क्लियर है भाई, इतना भी ओके? How do the atomic number and mass number compare? Are they the same element or different element? क्या है भाई ये दोनों में, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सिंपल सी बात पूछना चाह रहे हो। जैसे रिश्ता क्या कहलाता है, तुम्हें दिमाग में एक घंटी बज जानी चाहिए, आइसोटोप होगा या आइसोबार होगा। जैसे रिश्ता कह दे, कंपेयर कह दे, तुम्हारे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए और कहना चाहिए या तो आइसोटोप पूछ रहे हैं या आइसोबार पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो आओ अब सॉल्व करते हैं। बेटा जितना प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर बेटा 11 हो गया। वैसे ही बेटा यहाँ पे भी उतने ही एटॉमिक नंबर हो गए, यानी एटॉमिक नंबर हो गया बेटा 11। यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर लिखा नहीं क्या हमने, एक सेकेंड, यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा एटॉमिक नंबर 11। तो बेटा जब एटॉमिक नंबर सेम है, अच्छा मास नंबर भी देख लेते हैं। तो मास नंबर क्या आ जाएगा बेटा, 11 + 12 23, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मास नंबर 11 + 13, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 24, 23, 24। अब आपको क्लियरली दिख रहा है इन दोनों में आपको क्या बात क्लियरली दिख रही है? आपको क्लियरली दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर सेम है। चलो लिखते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर बताओ सेम है कि अलग है? जल्दी से देख के बताओ। मास नंबर डिफरेंट लग रहे हैं, एक का 23 है, एक का 24 है। और बेटा जिनका मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं वो सेम एलिमेंट ही होते हैं, जिनको हम बोलते हैं आइसोटोप। दे आर सेम एलिमेंट ओनली, आइसोटोप है एक दूसरे के, है ना? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आई डोंट थिंक सो टफ था। एक चीज मैं कह रही हूँ, इन क्वेश्चंस में आप जल्दीबाजी में ना हड़बड़ी कर देते हैं, है ना? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चाहे आपको बेसिक आइडिया, अब आपको पता है जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने एटॉमिक नंबर होंगे, बट ये बात लिखो ताकि आप बेटा जल्दबाजी में मिस्टेक ना करो। और जब आप सारे स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना आंसर, तो टीचर आपको फुल मार्क्स देता है, क्योंकि इसने सारा स्टेप बाय स्टेप किया है, किसी से चीटिंग करके नहीं किया है। एंड बेटा हमेशा स्टेप बाय स्टेप की ही मार्किंग होती है। अगर आपको नहीं पता, बोर्ड्स में भी इस तरीके से मार्क होते हैं। सो आप ये प्रैक्टिस बनाओ कि आप स्टेप बाय स्टेप करो। चाहे तो मैं भी क्विक कर सकती थी, बट मैंने बहुत स्लो किया है ना? बट आपको इससे भी ज्यादा धीरे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप। अच्छा ब्रोमीन के 2 आइसोटोप है, एक ये है और एक ये है। आपको एवरेज एटॉमिक मास लगाना है बेटा। एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे हम सिंपली 79 + 81 / 2 नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं उनकी परसेंटेज को भी इंक्लूड करते हैं, यानी 79 × 49.7 प्लस 81 प्लस 81 × 50.3 ये हम इसमें कर देंगे, राइट? तो हमने क्या किया, 79 + 49.7 79 × 49.7 प्लस 81 × 50.3, है ना? और दोनों का हमें जब एवरेज लेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा 80.06। अब आप ये खुद कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने को देना चाहती हूँ। एक सिंपल सी मैथ्स आप लगाइएगा, हम फॉर्मूला देख चुके हैं। सो यू हैव टू जस्ट अप्लाई योर मैथ्स, एंड जैसे आप मैथ्स को अप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? एंड दैट्स इट। इस तरीके से हमने लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए, 18 ही है ना? एक सेकेंड, या वी सॉल्व टोटल 18 क्वेश्चंस। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क जरूर दिए हैं, एंड आपको वो क्वेश्चन जरूर करने हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। इट विल बी ग्रेट टू नो कि आप समझ भी रहे हैं कि नहीं, आपको आ रहा है कि नहीं। कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।